डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक विकास का रोड मैप। ईएमएसपीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए सपोर्ट का किया ऐलान। चीन पर निर्भरता होगी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की भी कही बात। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए एम्स की तर्ज पर 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की दी सौगात। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन। अब कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। अचल विदेशी संपत्ति न घोषित करने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है संसद में, और इस बजट से एक बात तो साफ हो गई है कि यह बजट मध्यम वर्गीय और देश के समुचित और संपूर्ण विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि रक्षा क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं उनके शेयर टूटे हैं। शेयर बाजार में एक तरीके का तहलका मचा हुआ देखा जा रहा है, यानी मिली जुली प्रतिक्रिया है बजट को लेकर। अब इस बजट को लेकर 2 बड़ी बातें सामने आई है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है, यानी आप पहले 31 दिसंबर तक रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते थे, अब 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा लिया गया है। अभी यह 5% शुल्क लगता था, जिसमें हीमोफ्लेसिया, सिकल सेल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। इन्हें अब ड्यूटी फ्री बना दिया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टीयर 2, टीयर 3 शहरों का विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, यानी हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। बजट का 3 मुख्य विजन बताया गया, जिसमें बताया गया कि स्पीड यानी रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। क्षमता यानी लोगों की काबिलियत को निखारना है ताकि वह देश की तरक्की में भागीदार बन सके। और हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त साधन और मौके उपलब्ध होने चाहिए। सरकार का इस विजन पे फोकस है। देश के लिए बड़ी बात है कि वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है, यानी 25-26 की तुलना में या 0.1% कम होगा। यह एक बड़ी बात है जिसको समझना होगा। इसके साथ ही इस बजट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। यह बड़ा फैसला है। पहले जो एक्सीडेंट में क्लेम पाते थे उसकी रकम पर इनकम टैक्स लगता था, अब उससे छूट दे दी गई है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बहुत सर्किट बनाए जाएंगे। बजट को लेकर देश की नब्ज क्या कह रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यशस्विनी रामास्वामी जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जीएस पन्नू जी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के, और आकाश जिंदल हैं, इकोनॉमिस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश पूर्व रेलवे बोर्ड मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी स्वागत है। पहला सवाल यशस्विनी रामास्वामी जी, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इस बजट
को अब कैसे देख रहे हैं? जी प्रसून जी, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक जो हम प्री बजट में बात कर रहे थे वही डायरेक्शन लिया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जो हम फोकस कर सकते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, आई थिंक वो बहुत सक्षम तरीके से आया है। डायरेक्शनली इफ यू लुक एट इट, आई वुड रेट द बजट 9/10। ये जो भी इनिशिएटिव्स सरकार ने दिए हैं वो लगेंगे, वो 3 से 5 साल लगेंगे। सो आई डोंट सी एनी इमीडिएट एक्शंस, बट डायरेक्शनली देखा जाए ये काफी तालमेल वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो उद्यमी लोगों के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8.8% बजट बढ़ा है। ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ का हमारा बजट है। वाटरवेज मेंशन किया गया है, लैंड मेंशन किया है, और एक तरफ से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जॉब क्रिएशन। वन सेकेंड, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से देखें तो देयर हैज बीन अ फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव एरियाज। मेडिकल टूरिज्म के ऊपर बात किया गया है, टूरिज्म के ऊपर बात किया गया है, टेक्सटाइल्स, अगर आप वुमेन को मद्देनजर रखें तो टेक्सटाइल्स को बात किया गया है। जेनजी के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन लैब्स जो आप बोल रहे थे वो किया गया है। सो द फोकस हैज बीन टू कीप द इकोनॉमी एज स्ट्रॉन्ग। कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि सक्षम भारत ही एक आंसर है जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी को एक आंसर दे सकता है। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है, तो वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, फ्रॉम 4.4% टू इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस 4.3%। तरीके का निवेश किया जा रहा है उससे भी एक बड़ा बूस्टर डोज है। बिल्कुल, 12 लाख करोड़ जो हमने मेंशन किया है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो रहेगा ही। लेकिन तालमेल का जो मैं बात कर रही हूँ वो एक पॉइंट है जो लुक एट द इंटीग्रेशन। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा भी है, और 10,000 करोड़ उन्होंने एमएसएमई सेक्टर पे भी लगाया है। बूस्टर डोज MSME दिया है, सेक्टर, जी जी बिल्कुल। और एमएसएमई सेक्टर जो हम देखें, हमारा एटलीस्ट 4.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है साइज, उसका अगर 40 to 45% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में एमएसएमई का आता है। 30 करोड़ लोग जो अपने एम्प्लॉयमेंट और मंथली सैलरीज पाते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से ही पाते हैं। तो अश्विनी 10,000 जी, एक करोड़ लास्ट एलोकेट हुआ एक है। लाइट नोट पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, महिलाओं को क्या जी मिला इस बजट में? जी, एक एंटरप्रेन्योरियल महिलाएं जो आप देखें तो टेक्सटाइल देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, कंटेंट क्रिएशन यानी देख महिलाओं लीजिए। को अब महिला के नाम पे नहीं चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। बेहद अहम बात। पीएस पन्नू जी, जी देश की सॉरी, अर्थव्यवस्था एक तो में मुझे सुधार। बात पढ़ना, प्रसून जी एक मिनट। हम महिलाएं जो हैं वो बराबर में हिस्सा हम कभी मांगते ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम डिफरेंट है। ऊपर नीचे में हम कंपटीशन नहीं रखते हैं। आई थिंक विमेन आर डिफरेंट एंड विमेन आर ब्रिलियंट। देश की तो हम विकास में अलग ही रखते हैं एक कुछ। अहम पड़ाव रहेगा, और इसकी गवाही आप खुद दे रही हैं। जीएस पन्नू जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व उपाध्यक्ष इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। पन्नू साहब, देश की अर्थव्यवस्था में सुधारों की दृष्टि से इस बजट को आप कितने अंक देना चाहते हैं? देखिए साहब, as we were discussing even in the pre-budget time in the morning, तो डिफिकल्ट टास्क तो था फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, और देश के सामने भी था, उचित बात है। लेकिन विद इन द कंस्ट्रेंट्स, जहां तक इंटेंट है गवर्नमेंट का और दूसरा डायरेक्शन है गवर्नमेंट का, फुल मार्क्स ऑन दैट। बिकॉज जिस एरियाज में उन्होंने अपनी इंटेंट और डायरेक्शन जाहिर करी है, they were required to be addressed. नंबर वन, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अडॉप्ट किया है, फोकस एरियाज 6-7 पॉइंट्स उन्होंने उसमें लिखे, और जिसमें टॉप ऑफ द पॉइंट उन्होंने लिखा बायोफार्मा और दूसरा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और सनराइज इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इंडिया पुश कर सकता है अपने आप को। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा सेंटर्स के बारे में। उन्होंने डेटा सेंटर्स के बारे में इन्वेस्टमेंट्स में वो चीज नहीं कही अपनी स्पीच में, लेकिन जब वो डायरेक्ट टैक्सेस पे आए तो उस पर उन्होंने एग्जम्पशंस की बात करी, जो उनको टैक्स बेनिफिट देने की बात करी डेटा सेंटर्स के लिए। वो भी एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। सो दिस इज वेयर इंडिया
is seeking to upgrade its all मुझे लगता है कि manufacturing सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के जरिए डाटा सेंटर की बात हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो जाती है, और युवाओं के लिए जिस तरीके से एक नए मार्केट को क्रिएट करने की बात हो रही है कि एब्सोल्युटली जी जी और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का उसमें 40,000 करोड़ की उन्होंने जो प्रावधान किया है वो बहुत ही अहम है, रोजगार भी पैदा होगा। इसी इसी के साथ जो जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली जो चीज हमें करनी है और जो हम करना चाह अपनी कैपेसिटी रखते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, बिकॉज डाउन द लाइन प्रोडक्शन स्ट्रीम्स काफी जो ऑटो इंडस्ट्री, अच्छा ऑटो की पीएलआई की मैंने फाइन ट्यून देखा है अभी, ऑटो इंडस्ट्री में जो पीएलआई स्कीम है उसमें बड़ा उन्होंने बिग बूस्ट दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी हब बनाने की बात कर चुकी है, निर्मला जी ने बोल दिया जी, इसको रिएरिट्रेट किया है। और जो कैपिटल गुड्स में जो हमने बात करी थी पहले कि हमारे बहुत लो क्वालिटी वाली टेक्नोलॉजी की चीजें हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमको उसमें अपग्रेड करना है, उस चीज पर उन्होंने डायरेक्टली आंसर किया है इस चीज पे जी कि कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वाले और टेक्सटाइल्स के बारे में तो बहुत ही बढ़िया किया है, जहां उन्होंने मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात करी है और टेक्सटाइल फंड नेचुरल फैब्रिक एंड आल्सो मैन मेड फैब्रिक्स हैंडलूम्स की बात भी करी है। सो देयरफॉर दे आर, दैट्स व्हाई आई एम सेड इंटेंट एंड डायरेक्शन। और उन्होंने जो वर्ड यूज किए अगर आपने देखा हो, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, और फिर उन्होंने एक बात कही, चैंपियन एमएसएमईज। तो यशवंत जी जो बोला कि भाई वो एसएमईज की इतनी, एमएसएमईज की इतनी महान इस वक्त सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो उसमें उन्होंने चैंपियन एमएसएमईज बनाने के लिए जो चीजें आउटलाइन करी हैं, मुझे लगता है कि अभी सिर्फ बजट उनका एंड नहीं है, पूरे साल में वो चीज आई एम श्योर डिफरेंट स्ट्रेटजीज उसको वो बढ़ावा देती रहेंगी और वहीं से हमको हमारी वैल्यू क्रिएशन आनी है। जी सत प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप अपनी बात पूरी करिए। एक चीज और आपने नोट करी होगी, अब उन्होंने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो किया आयुर्वेदा की तरफ से कहा वो तो कहा ही, लेकिन देन दे हैव आल्सो सेड जो हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जहां इंडिया कैन रियली कम्पीट एट द वर्ल्ड लेवल, जैसे कोकोनट के बारे में उन्होंने, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड कि जो हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके सपोर्ट करना और उनको वर्ल्ड स्टेज पे लाना। कोकोनट प्रोडक्शन, वॉलनट प्रोडक्शन हमारे हिली एरियाज में जो उन्होंने बात करी है, तो ये सारी चीजें अनटैप जो पोटेंशियल है इकोनॉमी का उसको अनलॉक करने की बात है मेरे हिसाब से। तो दिस इज समथिंग, इंटेंट एंड डायरेक्शंस आर ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन। जी सत प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मेंबर रेलवे बोर्ड। सत प्रकाश जी, रेलवे से क्या लाभ मिलने वाला है देश को, सरल भाषा में समझा सके तो बेहतर होगा जी। देखिए कुछ कॉरिडोर की वो अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे दिल्ली से बनारस, बनारस से उधर सिलीगुड़ी और बॉम्बे से पूना, पूना से हैदराबाद, चेन्नई। तो इस रूट पे तो अल्टरनेट भी अवेलेबल है बहुत। जो सबसे ज्यादा बर्निंग इशू होता है गर्मियों की छुट्टियां, शादी ब्याह का मौसम और जैसे दिवाली के बाद छठ होती है, तो यूपी बिहार वालों के लिए बॉम्बे साइड से कोई अनाउंसमेंट नहीं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। माल ये बहुत जरूरत है। पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी को लेकर एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, इसका क्या महत्व है जी? हाँ, डंकुनी के में कॉरिडोर बनाया गया है, वो तो ठीक है। रेलवे की इतनी शॉर्टेज है रिसोर्सेज की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कि कुछ भी करें आप यूज तो हो जाएगा, लेकिन जो बर्निंग पॉइंट्स हैं जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन भुगत रही है उसके लिए कुछ ख्याल नहीं रखा गया। सत प्रकाश जी, मुझे लगता है कि जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुझे लगता है कि एक धागे में पिरोने की कोशिश की जा रही है पूरे देश को। मुझे ये पब्लिसिटी एंगल से जाता है। दिल्ली बनारस, बनारस सिलीगुड़ी तो ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की पॉपुलेशन बहुत रहती है, नॉर्थ इंडिया, उनको बहुत जरूरत है जाने की। लेकिन बॉम्बे, हैदराबाद, पूना वगैरह तो एरोप्लेन से, बाई रोड लोग अल्टरनेट ट्रेवल साधन है। लेकिन जो बॉम्बे से ईस्ट इंडिया जाने के हैं, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, गुवाहाटी, उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं। आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें होनी चाहिए थी?
जी। हाँ, उनका ख्याल नहीं रखा गया। मुझे लगता है इस बजट को अभी हम लोग और अध्ययन करेंगे तो शायद कुछ बातें और खुल के सामने आए। हाँ, बस ज्यादातर चीजें जो बड़े बड़े आइटम जो पढ़ने में आए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी मौजूद हैं। वैश्विक तनावों के बीच कर्नल साहब, उम्मीद की जा रही थी कि रक्षा बजट में 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी बढ़ोतरी नहीं दिखी, 3 से 4% बढ़ोतरी दिख रही है। ऐसे में क्या यह संतुलित बजट माना जाएगा या रक्षा क्षेत्र को अनदेखा करने वाला बजट माना जाएगा? जी देखिए, आपके माध्यम से सभी को नमन वंदन। ये बजट यदि आप पूरे तरीके से देखें तो ये कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है जी और इसमें रक्षा की बात आप करते हैं कि 10 से 20% की हम बढ़ोतरी देखने की कोशिश कर रहे थे। जी लेकिन फिर भी तकरीबन कैपिटल एक्सपेंडिचर में तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटन किया गया है। ये भी काफी बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ में और तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं जो राष्ट्र को 2047 में विकसित भारत करने के लिए जो कदम जब भी उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत बात यानी सामने आई है। सबसे पहले आप एविएशन सेक्टर में ले लीजिए, एविएशन सेक्टर में ले लीजिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, फिशरी को ले लीजिए, यानी चिप्स प्रोडक्शन के लिए जो हमारे उसमें दिया गया प्रावधान किया गया उसके ले लीजिए, कैपिटल डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया है उसे ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तमाम प्रावधान किए गए हैं वो ले लीजिए। उसके अलावा 300 वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर करके उनको लगाने के लिए ले लीजिए। उसके अलावा कॉरिडोर बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं रेल के लिए उसको ले लीजिए। उसका मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जगह जगह पर 5 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ले लीजिए। उसके अलावा गाइड यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गाइड 10,000 गाइड्स को ट्रेन करना और उसके लिए कर्नल साहब, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे आंकड़े हम बहुत ऑलरेडी ज्यादा बता चुके हैं। मैं केवल रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करना चाह रहा हूं कि जो हमारी चिंताएं हैं, देश की चिंता है, आर्थिक विकास के दौर में रक्षा तैयारियां हमारी कितनी हैं, उस पे हम कहां तक खरे उतरेंगे इस बजट को लेकर। कर्नल गोपाल सिंह जी का संपर्क हमसे टूट चुका है, हम उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश जी पूर्व रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं। आ गया। हाँ कर्नल साहब, अब अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता था, आप बात कर रहे हैं रक्षा के लिए जी। आज के विश्व के परिप्रेक्ष्य को लेते हुए यदि रक्षा बजट के अंदर हम सोच रहे थे कि कम से कम 10 से 20% का प्रावधान एक्स्ट्रा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। ये प्रत्यक्ष को दिखाने, देखिए सरकार बहुत सी बातों को मद्देनजर रखते हुए काम करती है जी और उद्देश्य उनका क्या है उसको लेते हुए काम करती है और उसी वजह को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है। जी जो सामने प्रत्यक्ष में दिखाया है उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जो सरकार ने की है। पिछले बार 67,000 करोड़ रुपीस का सैंक्शन किया है तेजस खरीदने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए। अभी हम डिफेंस प्रोडक्शन के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि चाइना को मद्देनजर रखते हुए और बाकी मिडिल ईस्ट को और इस वक्त जो आगे आने वाले समय में डिफेंस का बजट जो प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा और तमाम चीजों के लिए किया जाएगा वो। और इसके अलावा आप ये देखिए, पहले 2014 से पहले हमारी जितने बार भी पीएसयूज थी, सरकारी पीएसयू सारे जो है टोटे में थी। यानी आज सभी पीएसयू जो है उनके स्टॉक मार्केट ले लीजिए या उनकी कंडीशन ले लीजिए, सारे जो है ना यानी प्रॉफिट में है। तो ये आगे आने वाले समय में डिफेंस के ऊपर जो, तो और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके जो दोनों तरफ यानी बांग्लादेश की तरफ और पाकिस्तान की तरफ जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसके लिए बहुत कुछ प्रावधान किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। आगे भी किए जाएंगे। पन्नू साहब, जिस तरीके की का बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है ये उद्योगों को बढ़ावा देगा? जो कर का ढांचा है, क्या यह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी है या इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है? देखिए, जहां तक डायरेक्ट टैक्सेस के सवाल है, कोई रेट चेंज तो नहीं किया है, हम सब
देख रहे हैं। जी कोई ना इंडिविजुअल रेट चेंज किया है, ना कॉर्पोरेट्स का चेंज किया है, ना बिजनेसेस का चेंज किया है, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी अहम करी गई हैं जिसमें ईज ऑफ लिविंग की बात है। जैसे मोटर व्हीकल का आपने जिक्र किया, मोटर व्हीकल में अंदर जो कंपोजिशन मिलती है उस पर टीडीएस नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, अच्छा दो तीन जो प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट है प्रोसीजरली, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अब ईज की तरफ ज्यादा ध्यान है, बिकॉज लास्ट ईयर काफी टैक्स ब्रेक्स दे चुके हैं। अब जैसे जब फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई थी, उसका पर्पस यही था कि किसी को असुविधा ना हो बार बार डिपार्टमेंट में जाने से अफसर के साथ। उसी का बढ़ावा देते हुए दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण की गई हैं। जैसे अगर आपको टीडीएस अपना लोअर रेट पे कटवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है इनकम टैक्स ऑफिस से। अभी जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जाइए, आप उस पर अप्लाई करिए, यू विल गेट योर सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी। सेकेंडली, अब टीडीएस रेट्स को रैशनलाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा टिकलिश सा इशू होता था हर किले के, जो मैन पावर सप्लाई आउटसोर्सिंग का काफी प्रावधान है एजेंसीज का, तो उस पे टीडीएस क्या काटा जाए एट सोर्स। नॉर्मली उस चीज पे बड़ी वेगनेस थी, 10% 20%, वो 1% या 2% डिपेंडिंग आपने क्या कैटेगरी है, वो 194C में क्लैरिफाई कर दी गई। इससे काफी एक चीजें समझ आई है। रिटर्न फाइलिंग का आपने बताया, जो रिवाइज रिटर्न आप मार्च तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो उनके वहां नहीं थी स्पीच में लेकिन फाइन ट्यून में आई है, अपडेट रिटर्न कर अभी तक प्रावधान था टैक्स पेयर को कि असेसमेंट चालू हो तो उसमें अपडेट भी आप अपनी रिटर्न को कर सकते हैं। रिवाइज असेसमेंट शुरू हो जाए, नोटिस आ जाए, तो उस वक्त भी अब प्रावधान किया गया कि आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी रिटर्न को, और वो रिवाइज रिटर्न जो है अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ऑफिसर देखेगा। ऑफ कोर्स जब अगर आप रिवीजन का नोटिस जारी हो गया तो अब थोड़ी सम फीस टू बी पेड। तो इस चीज से आज बात यह है कि समाधान की तरफ बात बढ़ रही है, ना कि डिस्प्यूट बढ़ाने की बात बढ़ रही है। दूसरी चीजें जो उसमें आई हैं, जो प्रोसिक्यूशंस को रैशनलाइज किया गया, और एक स्कीम जो नई आई है वो ये है कि क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट एक नया प्रावधान था 2015 से जो आया था, उसके अंडर में जो आपके फॉरेन एसेट्स थे जो नहीं कभी डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट थी स्ट्रिक्टली एज पर लॉ, और जो गलतियां हो गई किसी से, उसके लिए स्कीम गई है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। जो बिग फिश है जिनके पास एक्सपर्टाइज अवेलेबल थी सारी चीज समझने की, उनको इनसे बाहर रखा गया है। सो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो एक स्कीम लगाई गई है कि 6 मंथ्स में आप उसको डिक्लेयर कीजिए। दो तरीके की बात है, यहाँ तो आपने फॉरेन इनकम डिक्लेयर नहीं करी हुई, यहाँ फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट दोनों डिक्लेयर नहीं किए हुए। तो दोनों चीज को देखते हुए जहां तक आई थिंक जहाँ इनकम का बात है वहां 1 करोड़ की लिमिट रखा है कि उस इनकम तक आप इसमें एलिजिबल हो, और एसेट जहां पर आएगा 5 करोड़ तक एसेट एलिजिबल है। तो ये एक बहुत जो एक पन्नू जी एक बेहद अहम बात बता रहे हैं। अगर किसी का फॉरेन में एसेट है और अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है तो सरकार का क्या रुख होगा? जो अभी बजट है उसमें क्या संदेश आ रहा है? अब संदेश ये आ रहा है कि उनको वन टाइम स्कीम दी गई कि आप इससे कंप्लाई कीजिए, लेकिन कितने परसेंट टैक्स देने होंगे उनको? 30% या 10%? आई थिंक 30% है उसका इनकम का जी। अगर इनकम डिक्लेयर नहीं किया तो 30% टैक्स उसको एडिशनल देना पड़ेगा। और यू सी ये जो इसको स्कीम को देखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जी। क्योंकि जो छोटा टैक्स पेयर है वो नॉन रेजिडेंट है, वहां अपना बाहर इंडिया से गया, वो अपनी कमाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो उसको इतना एडवाइस नहीं मिलती बैक होम से कि उसके यहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स है डिक्लेरेशन की। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको बाद में पता लगता है कि ये चीजें कंप्लाई करनी थी। बजाय इसके कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े टैक्स पेयर्स हैं तो दे हैव देयर एक्सपर्टाइज, उनके पास लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उनको फुल टाइम एडवाइस भी कर सकते हैं, उनको इस चीज से बाहर रखा गया है। एक चीज तो ये बड़ी अच्छी की गई है, ये टाइमली इंटरवेंशन है जिससे आगे स्मूथ चले। 1 2 दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो जनरल इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कंप्लायंसेस ऐसी हैं टेक्निकल नेचर की हैं, जिसने टीडीएस लॉटरीज पे, क्रॉसवर्ड पजल्स पे, ऐसी चीजों पे टीडीएस काटा लेकिन जमा नहीं करवा सके कोई टाइम पे, तो उसको क्रिमिनलाइज करके प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाती। अल्टीमेटली वो उन्होंने टैक्स जमा भी करवाया, लेकिन अब इसमें उनको क्रिमिनलाइजेशन उनका नहीं होगा, एक क्लियर मैसेज है। उनका नहीं होगा, वो फाइन पेनल्टीज वगैरह रहेंगी उनके लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, उसको लेकर मध्यम वर्गीय
परिवारों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने भारत सरकार ने 3 कर्तव्य तय किए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और उसको जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनको देश के विकास में भागीदार बनाना, सबका साथ सबके विकास के फार्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सरकार का उत्पादन बढ़ाने, ग्रोथ को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने 2025 में इसके लिए जीएसटी सुधार लागू करने का काम किया है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यशस्विनी रामास्वामी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जीएस पन्नू जी, पूर्व उपाध्यक्ष हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के, और रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। सत्यप्रकाश जी पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड है हमारे साथ मौजूद हैं। जीएस पन्नू जी, जिस तरीके की बातें मैं पूछ रहा था आपसे कि देश के विकास में इस बजट को कहां आप देखते हैं? ये एक बड़ी अहम कड़ी है उस विकास के प्रोसेस में, क्योंकि जैसा हम पहले प्री बजट वाले डिस्कशन में सब लोग का एक मानना था और वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी किया है कि बहुत वोलेटाइल और डायनामिक सिचुएशन है। नॉट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के टैरिफ्स के कारण, बट रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है जो बढ़ता ही जा रहा है। फिर अरब और ईरान एंड अमेरिका ऑल्सो टेंशन बढ़ रही हैं। उसके साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ, अब चाइना एक्सिस पे बनता जा रहा है। आप देखिए कि इवन कंट्रीज आर गोइंग, कनाडा इज नेगोशिएटिंग विद चाइना। मुझे रहेगा बनने जा रहा है कि जगह कहना चाहिए बन चुका है, पन्नू साहब बन चुका है, करेक्ट। सो देयरफॉर हमें ये रियलाइज करना है। सो इंडिया की भी अब ऑलमोस्ट मोर देन 50 कंट्रीज से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं फाइनलाइज हो चुके हैं। ईयू से ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट होगा बाद में, अभी तो तय हुआ है, लेकिन बाकी का ओमान से बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, यूके से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और उससे एक ट्रेंड सेट हो गया है। सो देयरफॉर आज की डेट में बजट एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट, ये तो अब इट्स ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि शेयर बाजार इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? शेयर बाजार में काफी उथल पुथल मची हुई है जी। दैट्स राइट। शेयर बाजार की जो उथल पुथल होती है वो मोस्टली फर्स्ट जो एक लॉट है वो सिर्फ सेंटिमेंटल होती है जी, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, जो पीपल हु वांट क्विक गेन्स एंड क्विक रिटर्न्स, वो डेफिनेटली सेंटिमेंट को चलाते हैं। उस कारण से उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की पोजीशन, इंडिया की चीजें आगे बढ़ेंगी, यू विल फाइंड के शेयर मार्केट विल हैव अ वेरी हेल्दी अप्रोच, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमारा इतना, यशस्वी जैसे बोला कि हमारी इतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओवर द पीरियड ऑफ 2018 से लेके अभी तक इतनी कमिटमेंट हुई है, उसके रिटर्न धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में से बाहर आएंगे। इंडिया के, कैन यू बिलीव इट, कि इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में 1% था 2018 में, आज वो 1.8% है 2014-15 में शायद, if I'm not wrong। ये 0.8% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कंट्रीब्यूशन बढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो देयरफॉर ये जो फंडामेंटल्स रहेंगे, वो जो फंडामेंटल्स जब रिफ्लेक्ट होंगे हमारे इकोनॉमी के साथ साथ, तो शेयर मार्केट विल अब्सॉर्ब इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। यस, अभी जैसे कुछ मेजर्स ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, जहां बेसिकली स्पेकुलेशन होती है डेरिवेटिव्स में, वहां वो बढ़ा दिया गया है जी। सो देयरफॉर यू विल फाइंड कि वो जो इंपैक्ट है वो सेंटिमेंटल में आएगा, लेकिन फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग। अब जैसे हमारी फाइनेंशियल सेक्टर में जितने हमारे बैंक्स हैं आज की डेट में, दे आर, उनके जो बैलेंस शीट्स हैं क्लीन है। आज की डेट में हाईएस्ट ग्रॉस एनपीए, जो नेट एनपीए है, दे आर द लीस्ट। इतनी बेटर फिगर्स कभी नहीं थी। मतलब अभी तो 0.48% की नेट हमारे एवरेज एनपीए है सब बैंक्स की, which is
विच इज वर्ल्ड लेवल फिनोमिना। जी जी। तो आगे चल के और जिस तरह से एमएसएमई को बढ़ाने की बात करी है उन्होंने, अब जो उन्होंने ट्रेड्स के बारे में, मैं एक आधा मिनट लूंगा इस चीज के लिए। जो एमएसएमई सेक्टर को फंडिंग करवाने की जो उन्होंने ट्रेड्स की जो एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये अपने आप में एक बहुत ही ट्रेंड सेटर है, जहां पर कि हर किसी भी, क्योंकि होता क्या है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल वाली चीजें हैं, उनके यहाँ से उनको कोलेटरल देने में दिक्कत आती है। उन कोलेटरल्स के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए गारंटी देती है, जो गारंटी उन्होंने बढ़ाई है आज के लिए, बढ़ाई है। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है शशुनी जी आपसे कि सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें मालूम है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात कर ली जाए, मटेरियल्स की बात कर ली जाए, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी हब बनाने की बात चल रही है। क्या देश का औद्योगिक घराना, जो प्रमुख घराने हैं, क्या इस हैसियत में है, इस कैपेबिलिटी में है कि वह इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने बलबूते पे खड़ा कर सकें, या सरकार से मदद हमेशा लेनी पड़ेगी उनको? जी, द स्केल ऑफ डेवलपमेंट अगर आप देखें तो सरकार की मदद के बिना मुश्किल होगा, बॉटम लाइन ये है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, द 12 लाख करोड़ जो 8.8% की इंक्रीज हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उसको आप तालमेल ले जो लेबर कोड जो हमारा नवंबर में लागू हुआ, द न्यू लेबर कोड, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई। तो बजट को एक इंस्टेंस की तरह ना देखें, बट अगर आप अनाउंसमेंट्स देखें सरकार का, लास्ट बजट और लेबर कोड का जो डेवलपमेंट हुआ है, और अभी जो एमएसएमई में जो उन्होंने इम्पेटस दिया है, ये सब आप इंटीग्रेटेड वे में देखें। रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉरिडोर का अगर अनाउंसमेंट है, अभी वेनेजुएला का जो वॉर हुआ था, अमेरिका ने, ट्रम्प ने जो बोला था, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी था। ऑयल तो ठीक है, बट इफ यू लुक एट द नेक्स्ट फेज, मैं बात कर रही हूँ द नेक्स्ट 10 years, if India wants to be a global superpower more than just slogans, उसको थोड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एआई में उठाना पड़ेगा, डेटा सेंट्रिसिटी या डेटा सेंटर्स में उठाना पड़ेगा, हमारा डीपीडीपी एक्ट जो है उसको ज्यादा सक्षम करना पड़ेगा, और ईवीज का जो स्टेज है उसमें मिनरल्स लगते हैं। तो ये सब के हिसाब से देखें तो दीज आर वेरी पॉजिटिव इंटेंशनल स्टेप्स। सुनी जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सरकार के जो फैसले हैं वह ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से लगातार और बेहद ही तेजी से लिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है भारत सरकार के कार्यप्रणाली में। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, फैसले लेने में सालों और कई दशक तक लग जाते थे, लेकिन अब जैसे ही ग्लोबल लेवल पे कोई बदलाव देखा जाता है उसी हिसाब से सरकार अपनी नीतियां तय कर लेती हैं। इसे आप मानती हैं? जी और जी नहीं, दोनों तरफ से अगर आप देखे जाएं तो कभी कभी हमारे रिएक्शंस हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं होते हैं। जैसे आप डिफेंस की बात कर रहे थे, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इसके बारे में बहुत बोल चुकी हूँ। अगर हमको सक्षम भारत बनना है तो हमको बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी में, एडवांस्ड इंजीनियरिंग में, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि जो हमारा अभी आप बेहद अहम बात करिए सुनी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आखिर वो साहसिक फैसले लेने में क्यों पीछे हटते हैं? हमेशा उनको गवर्नमेंट की बैसाखी ही क्यों चाहिए? नहीं, वो आप गलत बोल रहे हैं। हम सक्षम तरीके से विद फुल कॉन्फिडेंस ही करते हैं। अगर आप कोविड देख लीजिए, कोविड में इतने सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इतने सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोटेक्ट हुआ है। देखिए, सरकार जो है वो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि हमारा बढ़ोतरी हुआ है, आवर इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 7%, बट इसको 7% डिलीवर करता कौन है? डिलीवर करता है एंटरप्रेन्योर्स, डिलीवर करता है बिजनेस पीपल। जो हमारा जॉब प्रोटेक्शन जो हमने दिया है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, एम्प्लॉइज का बोनसेस हो, इंसेंटिव्स हो, वो सब प्राइवेट सेक्टर ही करता है। तो आप ये मान के चलिए कि तो मैं क्या उम्मीद करूं कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब वो सोशल सिक्योरिटी के तरफ भी
ईमानदारी से काम करेंगे? आपको क्यों लगता है हम ईमानदारी से काम क्यों नहीं, कर सोशल रहे हैं? सिक्योरिटी के प्रति उनका जो रवैया होता है, उनको लगता है कि ये सरकार का ही काम है। जी, आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका लेगेसी है वो हमेशा कम्युनिटी ड्रिवन रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी को देखें, वो हायर एंड फायर वाला फिलॉसफी है, लेकिन आप ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट एशियन बिजनेसेस को देखें, हम अभी भी फैमिली ओरिएंटेड ही हैं, हम सोसाइटी को आगे रखते हैं। आप चाहे हमारा CSR देख लीजिए या कोविड का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट हैज कम टुगेदर, इंडिया एक केस स्टडी बन गया है ग्लोबल। हम 1.4 बिलियन पीपल हैं प्रसून जी, इसको मैनेज करने में, जॉब क्रिएशन एक्सेलरेशन करने में हमको जो मदद चाहिए, जो आप पूछ रहे हैं सरकार से, वो इमर्जिंग सेक्टर्स का रहता है, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत लगता है एंड प्राइवेट फंड रेजिंग देखें तो मार्केट्स अभी वॉलेटाइल है, तो उसमें बड़े बोल्ड डिसीजंस जो इमर्जिंग सनराइज इंडस्ट्रीज हैं उनमें हमको मदद की जरूरत पड़ेगी। और ये एक्सपेक्टेशन भी है, हमारा सिटीजन राइट्स हैं, ये हम टैक्स भरते हैं, हम ऑनेस्ट सिटीजंस हैं, हम जॉब शायद इसी मानसिकता के कारण देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक वृद्धि लगातार करता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल गोपाल सिंह जी मौजूद है। कर्नल साहब, जो वैश्विक तनाव दिख रहा है, हमारा मुकाबला चाइना से है, ना कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से। क्या चाइना के रक्षा बजट को देखते हुए हमारा रक्षा बजट सफिशिएंट है, हम उसके मुकाबले में कहीं हैं? जी नमस्कार। देखिए, चाइना के मुकाबले में हमारा रक्षा बजट उतना नहीं है, लेकिन पिछले 5-6 साल का आप बजट देखें तो टोटल बजट में हर बार जो है बढ़ोतरी हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे, चाहे वो नौसेना के लिए ले लीजिए, चाहे वो एयरफोर्स के लिए लीजिए, चाहे वो आर्मी के लिए लीजिए, हर क्षेत्र में सेना को यानी मॉडर्नाइज करने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। आप देखिए, टोटल एलोकेशन जो होता है सेना के बजट में, उसमें तकरीबन 30% पे एंड अलाउंसेस के ऊपर जाता है, और डिफेंस पेंशन के ऊपर एक तकरीबन 22 से 23% जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तकरीबन 14 से 15%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तकरीबन 27%, और 4% जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जाता है ये डिफेंस बजट में से। तो टोटल एलोकेशन में से तकरीबन इस प्रकार से विभाजन होता है। अभी आप चलिए, इस बार बाकी चीजों में रक्षा बजट नहीं बढ़ाया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है आवंटन किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी सेना के लिए होना चाहिए वो तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो नेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वो नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो आप नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, चाहे वो नॉर्थ। कर्नल साहब, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, चाइना के मुकाबले हम लोग कहां खड़े हैं? चाइना के मुकाबले चाइना तो बहुत यानी डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि बाकी चीजों को भी डेवलप करना है। और आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास में चाइना को काउंटर करने के लिए, आप देखिए, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर जवाब डाल रहा है चारों तरफ से, तो RIC, रशिया, इंडिया और चाइना आगे आने वाले समय में यही विश्व को गवर्न करने वाले हैं। कर्नल साहब, जो विशेषज्ञ बताते हैं, रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं, हमारी पिछले कई डिबेट्स में, जियोपॉलिटिकल डिबेट्स हुई, उसमें साफ था कि भारत के सामने चुनौतियां हैं 2.5 की, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान और चाइना और 0.5 बांग्लादेश को भी जोड़ लिया गया कि इसके कारण भारत को एक बॉर्डर पर इन तीनों का मुकाबला एक साथ करना होगा। अगर भारत ने अपनी तैयारियों को इस तरीके से नहीं आंका या इस तरीके से नहीं तैयार किया तो उसको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस 2.5 वॉर सिस्टम में इंडिया की तैयारियां क्या आपको लगता है कि सफिशिएंट है? भारत सक्षम है, सक्षम था,
अच्छा, ये सवाल आपने मेरे से बात कर रहे हैं प्रसून, या पन्नू जी आप भी बता दीजिए जी, आपकी भी छोटी प्रतिक्रिया। जस्ट 10 सेकंड ऑन दिस। मैं समझता हूँ कि जो आज की डेट में जो थ्रेट है 2.5 वाला जो आपने असेस किया है, ये जो इसको टैकल करना है वो सिर्फ वॉर, फिजिकल वॉर से नहीं हो सकता। वन इज द परसेप्शन वॉर, दूसरा हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैसी रहेंगी, देन ऑब्वियसली हम अदरवाइज कितने अपने अपने पॉपुलेशन को कितना हम अपग्रेड कर सकते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ द जीडीपी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह तय हो गया था कि सीधी सीधी वार तो नहीं होनी है, लेकिन अब जो नए तरीके के लाइन तैयार की जा रही है इस वॉर के लिए, उसके लिए भी फंड की जरूरत है। इसलिए जो रेगुलर फंड दिया जा रहा है, इस बार उम्मीद की जा रही थी कि उससे हट के कुछ अलग बजट अलोकेट किया जाएगा, इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। कर्नल गोपाल सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि नए तरीके की तैयारियों के अलग से बड़े फंड की जरूरत थी? मैं बार बार वही कह रहा हूं कि स्पेशली यदि डिफेंस बजट को आप बढ़ावा देंगे तो, और जो बाकी देश हैं, चाइना तो खैर समझेगा इस बात को, बाकी देश भी समझेंगे कि डिफेंस को ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बढ़ावा देना भी आवश्यक है। आप समझिए, अभी हमारे दूसरे सहयोगी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि यदि हम अंदरूनी, यानी आप ढाई की बात कर रहे हो, हम 3.5 की बात करते हैं, हमारे दुश्मन 3.5 हैं, यानी पाकिस्तान छोटा, इधर बांग्लादेश, चाइना सबसे बड़ा दुश्मन, और हमारे बीच में जो भारत के अंदर जो है कुछ जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को संभालने की भी आवश्यकता है। और जो जब भारत के अंदर वाले ज्यादा संभलेंगे तो विदेशी भी आपस में, यानी वो भी समझने की कोशिश करेंगे वो चाइना यानी घर के सांपों से दिक्कत है, खुल के बोलिए कर्नल सिंह, गोपाल सिंह जी। घर में सांप पल रहे हैं, उनपे भी कार्रवाई की जरूरत थी, भारत सरकार मौन रही है, कोई बात नहीं, इस पे कार्रवाई करेगी, यह आश्वासन या भरोसा प्रधानमंत्री ने भी दिलाया है और तमाम राज्यों के सीएम ने भी। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, श्रीनगर में बात की जाए, पहली बार रेल पहुंची, उसके अलावा बॉर्डर एरियाज की बात की जाए, 7 सिस्टर्स की बात की जाए, तो उससे लगता है कि शायद अब रेलवे वैश्विक गति को प्राप्त करने के लिए तैयार है। सत्यप्रकाश जी, रेलवे में बहुत तरक्की हो रही है, होनी भी चाहिए, और बहुत फायदे की चीजें हो रही है, लेकिन जो अगर आप पूरा इसका एनालिसिस करें जी, तो जो निम्न वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आज भी लेबर क्लास जो एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन का, उसके लिए न कोई अनाउंसमेंट, न कोई योजना। आज भी वो गर्मियों में, छुट्टियों में, त्योहारों में, छठ टाइप में, और सत्यप्रकाश जी, लेबर क्लास को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कई तरह के लेबर क्लास हैं। लेबर क्लास जैसे आप देखिए, बड़े शहरों में दिल्ली है, बॉम्बे है, ज्यादातर ईस्ट यूपी, बिहार या नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं। ये हर साल 1-2 महीने के लिए जाते हैं। ये वर्चुअली कहना नहीं चाहिए, शर्म होती है, लेकिन वो जानवरों की तरह वो ट्रेवल करते हैं। उनका अभी तक उद्धार का कोई किसी भी बजट में, कई सालों से देख रहा हूँ, कुछ उनके लिए न कोई योजना है, न अनाउंसमेंट है। सत्यप्रकाश जी, मुझे लगता है कि आयुष्मान योजना की बात की जाए, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको जो 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, उसमें किसान मजदूर भी शामिल हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो वास्तव में इनको मजबूत कर रही है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है सत्यप्रकाश जी, कि आप किस तरह का लाभ किस तरह के मजदूर को दिलाना चाहते हैं? खुल के बात करेंगे तो सरकार को भी शायद समझ में आए। जो लेबर है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डोमेस्टिक लेबर हेल्प कहते हैं आजकल, डोमेस्टिक हेल्प करते हैं वो लोग, इन लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, न इनकी कहीं कोई सुनवाई है। बाकी अच्छी चीजें हो रही है, अमृत भारत चल रही है, नमो भारत चल रही है, और वंदे भारत चल रही है। ये सब देखने के लिए, सुनने के लिए अच्छी है, बहुत पब्लिसिटी भी अच्छी मिलती है, नो डाउट, बहुत बढ़िया होना भी चाहिए, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। वही इंतजाम सत्यप्रकाश जी, आप चूंकि एक्सपर्ट है, रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर हैं, क्या होना चाहिए यही जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे हिसाब से जब उनका मौसम आता है जाने का,
गर्मियां हैं, शादी ब्याह है, छठ है, उस दरमियान कम से कम हर आधे घंटे एक गाड़ी जानी चाहिए। हर आधे घंटे जो बड़े बड़े शहर के आउटर स्टेशन है, चलिए इंटरनल पॉइंट तक आने में उनको रास्ता नहीं मिलता, वहां से हर आधे घंटे 1 महीने तक गाड़ी चलती रहे, आओ बैठो जाओ। जिस दिन वो अचीव होगा इंडिया में, उस दिन रियल प्रोग्रेस होगी। बाकी लोगों के पास अल्टरनेट है, जैसे अब हमने कॉरिडोर देखा कि बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, इसमें तो कई लोग बाई कार भी चले जाते हैं, इनके पास सुविधा की सर कमी प्रकाश नहीं। जी, मुझे लग रहा है जो आप बात कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों को भी शहरी सुविधाओं से जोड़ना चाहिए। हाँ, करेक्ट, वेरी करेक्ट। और जो उस रेलवे वंदे भारत ट्रैक वगैरह से टाइप का उधर भी गांव को, शहर को ये ना पता चले कि कैसे वो अलग है। क्योंकि 24 घंटे 36 घंटे ये लोग ऐसे बैठे दुबके से चले जाते हैं, और ट्रेन में घुसना, जहाँ से गाड़ी शुरू होती है वो इतनी पैक होती है, दरवाजे में एक पैर भी नहीं रख सकता आदमी। क्योंकि हमको इसलिए पता लगता है कि ढेर सारे लोग हमको अप्रोच करते हैं, और पूरे साल यूपी बिहार सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, देना ही होगा, चूंकि वास्तव में त्योहारों के समय तो हालात बद से और बदतर हो मेरा जाते हैं। observation सत्यप्रकाश ये जी है ने कि आपने ये बहुत सही बात की, ये लेकिन जो जब आप बिहार रेलवे के बोर्ड के है, मेंबर थे तो क्या कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए आपने सरकार से अनुशंसा की हम थी? लोगों ने उस टाइम पे शुरू किया, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा की तरह था। क्या क्या लेकिन शुरुआत अब की, पिछले क्या 5 पहल साल की आपने सत्यप्रकाश जी? हम लोगों ने लेबर क्लास अनरिजर्व स्पेशल बहुत सी चलाई थी, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 2 गाड़ी 4 गाड़ी से कुछ होता नहीं। अब पिछले 5-10 सालों में काफी खर्चा रेलवे कर रही है, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सब चीजें मुझे चलाने लगता में- है कि उस फ्रेम से निकलकर कुछ विशेषज्ञों को इस समस्या को सुलझाने का दायित्व देना चाहिए, कभी न क्योंकि कभी जिस तरह इन की बेचारों को भी जनसंख्या है, सुविधा जिस तरह की व्यवस्था है, उसको में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आप चारों मेहमान इस खास चर्चा में हिस्सा लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।